गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा एसी वोल्टेज प्योर रेजिस्टर के थ्रू हो गया। आज हम एसी वोल्टेज प्योर इंडक्टर के थ्रू देंगे, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्योर इंडक्टर? व्हाट डू यू मीन बाय प्योर इंडक्टर? देखिए, प्योर इंडक्टर का मतलब होता है उस मटेरियल के पास सिर्फ इंडक्टेंस होगा। मतलब बेटा आप देखिए, एक इंडक्टर यानी कि एक कॉइल, एक इंडक्टर यानी एक कॉइल आखिर किसी कंडक्टिंग मटेरियल से ही बनाएंगे, है ना। किसी कंडक्टिंग मटेरियल से बनाएंगे। अब उस कंडक्टिंग मटेरियल का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना। तो यहां पर यह माना गया है कि उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वो इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, यानी उसके पास सिर्फ इंडक्टेंस होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा। आई बात समझ में? तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉइल है, ऐसा इंग्लिश में लिखना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में आया तो, जिसका इंडक्टेंस है L और हमने उसको एक एसी सप्लाई दिया, ठीक है। और हम यहां लिखेंगे E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ऑफ कोर्स, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मान लीजिए किसी वक्त इससे करंट है I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यही हमको जानना है। आपको याद होगा प्योर रेजिस्टर को हमने जब एसी दिया था तो हमने क्या क्या कैलकुलेट किया था? हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन ऑफ करंट। समझे? जैसे ही हमको इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन ऑफ करंट मिला, हम उसे इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके हमने इंस्टेंटेनियस पावर निकाला। फिर इंस्टेंटेनियस पावर जब निकल गया तो हमने एवरेज पावर निकाला, है ना। और फिर हमने फेजर डायग्राम सीखा, और फिर साइनोसॉइडल ग्राफ सीखा, फेज डिफरेंस सीखा, कोई लीड कर रहा था क्या, कोई लैग कर रहा था क्या, ये सब सीखा। तो वही सब आपको यहां भी सीखना है। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू। देखिए इस L का प्रॉपर्टी क्या है? इफ यू रिमेंबर इन प्रीवियस चैप्टर in EMI, in electromagnetic induction, you have studied that in an inductor induced EMF is generated। याद है ना? अगर आप इसको कोई चेंजिंग EMF दीजिएगा तो यहां पर एक EMF इंड्यूस होता है। And induced EMF is generated given by कौन? फैराडे, है ना, गिवन बाय फैराडे। EL इज इक्वल टू क्या था? L di बाई dt विथ अ माइनस साइन, यही था ना। हाँ, तो यहां पर जो वो EL होगा उसका नाम दिया जाता है E बैक। यहां पर जो EMF इंड्यूस होगा उसका नाम दिया जाता है E बैक, है ना, बैक EMF। तो E बैक इज इक्वल टू माइनस L di बाई dt। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं यहां पर इस लूप में KVL लगाता हूं, अप्लाइंग KVL, तो मैं क्या लिखूंगा? E प्लस E बैक इज इक्वल टू 0, E प्लस E बैक इज इक्वल टू 0, है ना। और इस E के जगह मैं लिख दूंगा E0 साइन ओमेगा टी, और E बैक के जगह मैं लिख दूंगा माइनस L di बाई dt इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से मुझे मिलेगा E0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू L di बाई dt, ठीक है। अब सुनिए आगे, यहां से मुझे मिलेगा di इज इक्वल टू
ये एल नीचे जाएगा, dt ऊपर जाएगा, ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी dt, ठीक है। और फिर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। नाउ दिस विल गिव मी आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट के, क्योंकि हमारे पास लिमिट नहीं था, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन था ये, समझे। अब हमें ये के पता करना है, ये के हमें पता करना है, और बहुत आसान है पता करना, और बहुत जबरदस्त है इसको बताना। एनसीईआरटी ने बताया है मस्त, बोलता है एज वी सी देयर आर टू करंट्स possible in the circuit। कौन कौन सा? एक इंड्यूस्ड करंट और एक कंडक्शन करंट। जो करंट बह रहा है वो, और जो करंट यहां पर इंड्यूस होगा वो। कोई तीसरा करंट आपको दिख रहा है क्या? कैन यू सी एनी थर्ड करंट हियर? है ना, देयर आर ओनली टू करंट्स, एक कंडक्शन करंट और एक इंडक्शन करंट। दैट इज देयर इज नो थर्ड करंट, देयर इज नो थर्ड टर्म ऑफ करंट, दैट इज K इज इक्वल टू 0। वाओ, क्या जबरदस्त तरीका था। देखिए डायमेंशनली ये क्या होना चाहिए? करंट। डायमेंशनली क्या होना चाहिए? ये करंट होना चाहिए, बट कोई तीसरा करंट है ही नहीं। एक कंडक्शन करंट है, एक इंडक्शन करंट है, और कोई तीसरा करंट है ही नहीं। इसका मतलब K 0 है, समझे। तो देयरफॉर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन ऑफ करंट क्या मिला? I इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी, समझे। अब यहां पर आपको एक नया टर्म आज मिलेगा पता, यहां पर आपको एक नया टर्म आज पता चलेगा। देखिए मैं इसको लिख सकता हूं I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना, वेयर I नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा। इस चीज, ये एक्सप्रेशन में ये एक्सप्रेशन क्या होगा? ऑफ कोर्स इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। साइनोसॉइडल इक्वेशन है तो ये एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, बराबर है कि नहीं। तो इसको मैंने आई नॉट लिख दिया। अब देखिएगा ध्यान से, कंपेयरिंग विथ ओम्स लॉ, कंपेयरिंग विथ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है? I इज इक्वल टू V बाई आर, यही होता है ना। I इज इक्वल टू V बाई आर, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर ये करंट है, ये पोटेंशियल है, तो ये रेजिस्टेंस है। अगर मैंने ओम्स लॉ कंपेयर किया, डायमेंशनली एल ओमेगा का यूनिट क्या होगा? बताइए, डायमेंशनली एल ओमेगा का यूनिट क्या होगा? जो रेजिस्टेंस का होता है, दैट इज ओम। लेकिन इसका नाम आप रेजिस्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये तो इंडक्टेंस है। तो एक नया नाम आज आप सीखेंगे, वी come to know that L ओमेगा का यूनिट इज ओम, है ना। अगर आप इसको ओम्स लॉ से कंपेयर कीजिएगा तो एल ओमेगा का यूनिट क्या होगा? ओम। लेकिन आप उसे रेजिस्टेंस का नाम नहीं दे सकते, आप उसको बोलेंगे एल ओमेगा। एकदम नया टर्म है आपके लिए। जाइए, आपके लिए थोड़ा सा और इंक मैं कुर्बान करता हूं, लीजिए लीजिए, आपको लाल इंक दिया,
दिस L omega term is known as क्या क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस डिनोटेड एज XL, X सफिक्स L। ये सफिक्स L ये इंडक्टिव बोलना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगले टॉपिक में कैपेसिटर भी आएगा, तो उसमें भी एक इंडक्टेंस, उसमें भी एक रिएक्टेंस आएगा, तो उसका नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, इसका नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अब थोड़ा समझा जाए कि आखिर ये क्या है, आखिर ये क्या है, सुनिए ध्यान से। दिस XL is actually the opposition offered in the circuit, in the circuit by an inductor। समझे बात को, समझे। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि हम आगे चल के रेजिस्टेंस, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं पूरा, नहीं तो पोपट हो जाएगा। हो रहा है रिकॉर्ड? हाँ हो रहा है, हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे लोग, हम इस यूनिट में ये जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI, AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो यूनिट है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, है ना, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम इसमें 3 चीज स्पेशली पढ़ने वाले हैं। और जो लोग बाद में ETC यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रिकल, ऐसे कोई ब्रांच अगर चुनते हैं इंजीनियरिंग लाइफ में, इंजीनियरिंग करियर में, तो बच्चे लोग वो भी सिर्फ 3 चीज ही सीखेंगे, एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। यही 3 चीज आपको सीखना है। बट काम का बात सुनिए, हम आपको आज एक बेसिक बात बताते हैं। रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों अपोज करता है करंट को, लेकिन तीनों का तरीका अलग अलग है, तीनों का तरीका अलग अलग है। रेजिस्टर तो आप जानते हैं, इट डायरेक्टली अपोजेस द करंट, डायरेक्टली। वो तो मैंने आपको कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पढ़ा दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स जब भी मूव करते हैं तो ड्यू टू कोलिजन विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स और टू द आयंस ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल, वो अपोज करते हैं अपने ही फ्लो को। दैट इज रेजिस्टेंस, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेजिस्टर। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर क्या करता है? लेंज लॉ के आधार पर इस मेन करंट को या इस EMF को अपोज करता है। समझिए बात को, हमने आपको पहले भी पढ़ा है ये चीज कि अगर ये करंट बढ़ रहा है, सुनिएगा ध्यान से, अगर ये करंट इस दिशा में बढ़ रहा है तो ये इस दिशा में करंट लाएगा, समझे। अगर ये इस दिशा में कम हो रहा है तो ये इसी दिशा में करंट लाएगा ताकि कम ना हो। अगर ये इस दिशा में बढ़ रहा है, इस दिशा में बढ़ रहा है, तो वो करंट इस दिशा में लाएगा ताकि करंट बढ़े ना। और अगर वो इस दिशा में कम हो रहा है, इस दिशा में अगर कम हो रहा है, तो वो करंट इसी दिशा में लाएगा। तो कुछ भी बोलिए, वो मेन करंट को रोकेगा। लेकिन बच्चे लोग सुनिए ध्यान से, इंडक्टेंस इज नॉट रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस इज नॉट द ऑपोजिशन। Inductance is the property of an inductor, that how much EMF can it induce on the change of current as 1 ampere per second। किसी कॉइल के थ्रू अगर आपने करंट को 1 एम्पियर पर सेकंड से चेंज किया तो जितना भी EMF वो इंड्यूस करेगा, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। L itself is not the opposition, then L omega
is the opposition. L is not the opposition, L omega is the opposition. समझे? तो काम की बात यह है कि if ओमेगा इंक्रीजेस, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी आप सप्लाई कर रहे हैं, है ना, एसी क्या होता है, नाचता हुआ करंट होता है, तो ये नाचने का फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा रहा तो ऑपोजिशन भी ज्यादा होगा. ऑपोजिशन इंक्रीजेस, समझे? यानी दिस ऑपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. ऑपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. समझे? तो आज के बाद से याद रखिएगा, ये नया टर्म है एक्सेल, जिसका फॉर्मूला है एल ओमेगा. और एक्सेल का यूनिट क्या है? ओम. समझे? बात को समझे? तो हेनरी पर सेकेंड इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू ओम. हेनरी पर सेकेंड इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू ओम. समझे? अच्छा, अब आइए थोड़ा काम का बात करते हैं. ये तो हो गया. नाउ व्हाट अबाउट फेज डिफरेंस? समझे? उससे पहले साइनोसॉइडल डायग्राम हो जाए. ये देखिए, ये है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. तो इसके हिसाब से ग्राफ बनेगा E का ऐसा, जैसा बना था वैसा बनेगा, ऐसा E का. आई बात समझ में? लेकिन I का इक्वेशन देखिए, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी विथ अ माइनस साइन. यानी ये अगर E का इक्वेशन है तो I का इक्वेशन ऐसा होगा, ऐसा. समझे? समझे? पक्का? इसका इक्वेशन E का है, साइनोसॉइडल ग्राफ है ये. और कॉस भी बेटा साइनोसॉइडल ही होता है, कोसाइनोसॉइडल करके कोई नाम नहीं है. कॉस और साइन दोनों ही साइनोसॉइडल होता है. बस फर्क है, एक साइन ओमेगा टी है, एक माइनस कॉस ओमेगा टी है. ठीक है? तो दिस इज द ग्राफ फॉर आई. अच्छा, तो इस पार्ट को अच्छे से लिखिएगा जो मैंने लिखा है. ओके? अरे रे, इतना सारा ब्लू से लिख दिया मैंने, अब मिटाने में हालत खराब होगा. तो याद रखिएगा बच्चे लोग, तब तक मैं मिटा रहा हूं, सुनिए मेरा बात. रेजिस्टेंस भी जिस तरह से करंट को अपोज करता है, इंडक्टर भी करंट को अपोज करता है, लेकिन तरीका अलग है. समझ गए आप? तरीका अलग है. कैपेसिटर भी करंट को अपोज करता है, लेकिन तरीका अलग है ना? तीनों ही अपोज करता है. और आपको ये सीखने को मिला पिछले क्लास में कि ईएमएफ का इक्वेशन अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट का इक्वेशन भी आई नॉट साइन ओमेगा टी ही है. जब उनके फेज को हमने माइनस किया तो हमें फेज डिफरेंस 0 मिला. रेजिस्टेंस के केस में E is equal to I naught sin omega t. What is the phase? Omega t. I is equal to I naught sin omega t. What is the phase? Omega t. माइनस कीजिए फेज ऑफ E माइनस फेज ऑफ I. ओमेगा t माइनस ओमेगा t 0. समझ गए ना? तो आप बोलोगे सर यहां भी देखो फेज ओमेगा टी है और करंट का फेज भी ओमेगा टी है,
तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0। अरे आराम से, आराम से हम फेज को तभी माइनस कर सकते हैं फेज डिफरेंस निकालने के लिए जब जब दोनों में साइन हो, या दोनों में कॉस हो, या दोनों में माइनस साइन हो, या दोनों में माइनस कॉस हो। यह नहीं कि एक साइन है और दूसरा माइनस साइन है और आप डायरेक्टली फेज को माइनस करके बोल देंगे सर फेज डिफरेंस इज 0। गलत बात। अगर यह साइन है तो आपको इसे भी साइन करना होगा, या फिर आप इसे माइनस कॉस कर दीजिए। सर आप मिटाओ जल्दी से। समझ गया? समझे बात को, है ना? तो फेज डिफरेंस जानने के लिए बहुत जरूरी बात है ये। फेज डिफरेंस जानने के लिए दोनों में ये वाला साइन भी सेम होना चाहिए, दोनों माइनस या दोनों प्लस, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम होना चाहिए, दोनों साइन या दोनों कॉस। समझे? तो चलिए जितना मिट गया है उतने में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम ब्लू से कसम खाते हैं कभी नहीं लिखेंगे। आइए, नेक्स्ट टॉपिक इज फेज डिफरेंस। पहले फेज डिफरेंस मिलेगा, उसके बाद ही आप फेजर डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है ना? फेजर डायग्राम इज एन इंडिकेशन if you know the phase difference. So we have E is equal to E naught sin omega t and I is equal to minus I naught cos omega t. तो बच्चे लोग, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं sin omega t माइनस पाई बाय 2? ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो तो, sin ओमेगा टी cos पाई बाय 2, ये तो 0 हो गया, माइनस कॉस ओमेगा टी साइन पाई बाय 2 माइनस कॉस ओमेगा टी। हां, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं। अब देखिए दोनों में साइन है और दोनों में प्लस है। अब मैं फेज डिफरेंस निकाल सकता हूं। इट विल बी ई का फेज माइनस आई का फेज। तो ई का फेज कितना है? ओमेगा टी, और आई का फेज कितना है? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। आई होप कि आप सीख गए होंगे फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 2, ये हो जाएगा आपका पाई बाय 2। वैसे भी यार आपको तो इतना दिमाग होगा ही, एक साइन है दूसरा कॉस है तो फेज डिफरेंस पाई बाय 2 तो होना ही है। बट कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। कौन लीड कर रहा है? देखिए ध्यान से, आई के फेज में पाई बाय 2 माइनस किया तब जाकर ई का फेज के बराबर बन रहा है। आई के फेज में पाई बाय 2 माइनस किया तब जाकर ई का फेज बन रहा है। इसका मतलब ई आगे है, ई इज लीडिंग, दैट इज ई इज लीडिंग आई बाय पाई बाय 2 रेडियन। और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, आई इज लैगिंग ई बाय पाई बाय 2 रेडियन। अब लीडिंग लैगिंग का मतलब क्या है? बच्चे ऐसा सोचते हैं कभी कभी, सर ऐसा है क्या कि ई पहले आ जाएगा आई बाद में आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब यह होता है, दोनों साथ में ही आता है, बट दोनों का मतलब ये, लीडिंग का मतलब ये होता है कि जब ई अपने मैक्सिमम वैल्यू पर आया है उसके पाई बाय 2 एंगल के बाद आई मैक्सिमम पे आएगा। समझे? जब ई मैक्सिमम पे आया है उसके पाई बाय 2 बाद आई मैक्सिमम पे आएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर मान लीजिए 2 मास है, ठीक है, ये वो पाथ है जिस पर ये ऑसिलेट हो रहा है, दोनों मास इस डायरेक्शन में। अब समझिए बात को, मान लीजिए किसी वक्त में एट एनी टाइम
t इज इक्वल टू 0 ही मान लीजिए, t इज इक्वल टू 0, ये पार्टिकल मान लीजिए यहां पर है, यहां नहीं, यहां पर है, समझे? तो ये इधर जाने का प्लानिंग में है। उस समय ये पार्टिकल यहां पर है और ये भी उधर जाने का प्लानिंग में है, समझे? समझे? तो जब ये यहां पहुंचेगा, जब ये यहां पहुंचेगा तब ये यहां पहुंचेगा। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो, टाइम पीरियड अगर सेम है तो जब ये यहां पहुंचेगा तब ये यहां पहुंचेगा। तो कौन आगे है? ये आगे है, ये हमेशा 90 डिग्री आगे है, समझे? बात को समझे? यहां पर ये लीड कर रहा है इससे, ठीक है? कोशिश कीजिएगा इसको समझने का और मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ग्रुप पे बोल दीजिएगा कि सर आप जो पूछे थे उसका फेज डिफरेंस इतना है। मान लीजिए ये मीन पोजीशन है, ठीक है? तो जब ये यहां है, इधर जाने का प्लानिंग में है, उस समय ये यहां है, इधर जाने का प्लानिंग में है। कितना फेज डिफरेंस है? कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है बताइएगा। इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, ठीक है? फेज डिफरेंस निकालना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन एक बार सीख गए तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए आप, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए फेजर डायग्राम बनाएंगे। याद आपको फेजर डायग्राम में मैंने क्या बताया था कि कुछ नहीं, एक वर्टिकल बनाओ, टॉपिक का नाम लिखो पहले, फेजर डायग्राम। क्या है ये? एक ऐसा डायग्राम है, कोई ग्राफ नहीं है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम इज नॉट अ ग्राफ। एक ऐसा डायग्राम जिससे हमको ई और आई के बीच में फेज डिफरेंस पता चलता है, ठीक है? तो इधर और इधर ऐसा करके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना दीजिए और ध्यान से देखिए, अगर इस तरफ आई है और ई लीड कर रहा है आई को π/2 रेडियन से, तो ई इधर होगा। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ E and I when AC is supplied to a pure inductor. कुछ 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 लॉकडाउन में कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े, किससे पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े, समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे लोग। इस तरह अगर आप सोचेंगे कि क्या पढ़े, किससे पढ़े, उन लोगों के बारे में सोचिए जो बचपन से अंधे होते हैं या गूंगे बहरे होते हैं और फिर भी साला IIT JEE निकाल लेते हैं। सोचिए, जो लोग किसी को देख ही नहीं सकते, उनमें खास बात क्या है पता है? ये अंधे जो फिजिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं, उनका खास बात क्या है कि उनमें कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग डिस्टर्ब होते ही नहीं हैं। इस दुनिया का जो रंग है उसे देखकर वो उछलते नहीं हैं। इस दुनिया का जो मजा वाला पार्ट है वो उनको फील ही नहीं होता है, इसीलिए वो लोग बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं। समझ रहे ना आप? कईयों का काम बंद है, कईयों का
सब कुछ बंद है। क्या हुआ? वीडियो चल रहा है। हो गया? नहीं, बोले ना अभी कैसे वो वेक्टर का रिवीजन है। चालू है ना, लेकिन और इसके बाद भी रिकॉर्डिंग करना है मेरे को, क्योंकि आप कल का वीडियो नहीं है मेरे पास। उनको निकालिए, उनको रावेश खान सर को। उनका लाइव चल रहा है तो मैं रिकॉर्डिंग कैसे करूंगा फिर? बीच में लाइव चल रहा है। आधे घंटे बाद आपको दूसरी लिंक मिल जाएगी। अभी आप रिकॉर्डिंग में करते हो। हाँ, वो सब मेरे बच्चे लोग हैं, सब सुनते हैं अच्छे से। ठीक है, रुकिए, ये होने दीजिए। हाँ, तो फेजर डायग्राम समझ गए आप? चलिए फिर, हाँ, अब इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर यानी पीआई, किस वक्त में कितना पावर होगा? तो क्या करेंगे? पीआई यानी इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू ई आई। अरे यार, सिंपल है, वोल्टेज इंटू करंट इज पावर। लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन, आपको ई का इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन लिखना है और आपको आई का भी इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन लिखना है। आई बात समझ में? तो कितना हुआ? ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी विथ अ माइनस साइन, विथ अ माइनस साइन। अब इसको थोड़ा सजा देते हैं ना यार, ये हो जाएगा माइनस ई नॉट आई नॉट साइन 2 ओमेगा टी। 2 तो आना ही था बॉस, मैंने तो आपको कल ही बताया था कि पावर का फ्रीक्वेंसी ईएमएफ और करंट का डबल होता है। 2 तो आना ही था, अपॉन 2। सो बेटा, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि ये लो समय और पावर बताओ, बस याद रखिएगा कि ऐसा कुछ तो भी होता है। इंपॉर्टेंट तो एवरेज पावर एवरेज पावर है ना। एक साइकिल में पावर कितना होगा, इसका सिंबल है कुछ ऐसा, याद है, बताया था। और इसका फॉर्मूला है सारे पावर के वैल्यूज को एक साइकिल तक ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। समझ रहे ना आप? अगर आप इसका ग्राफ बनाइएगा तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे माइनस साइन है ना, तो ऐसा बनेगा। समझे बात को? इतना छोटा छोटा क्यों बनाया? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी डबल है ना बॉस, इसका फ्रीक्वेंसी डबल है। समझे? जितने देर में ईएमएफ का एक साइकिल पूरा होगा उतने देर में पावर का 2 साइकिल पूरा हो जाएगा। ऐसे लाल कलर से बनाते हैं, लाल नीला तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। ये देखिए, मैं इसी में पावर का ग्राफ बनाऊंगा ऐसे। समझे? जितने देर में ईएमएफ का एक साइकिल पूरा हो रहा है उतने देर में पावर का 2 साइकिल पूरा हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम मिनिमम को वो 2-2 बार देख लेगा। ईएमएफ जितनी बार एक साइकिल में अपना मैक्सिमम को देखेगा उतनी उसके डबल टाइम्स पावर अपना मैक्सिमम वैल्यू को देख लेगा। समझे? करंट का भी डबल टाइम्स वो देख लेगा। जैसे यहां से लेकर यहां तक 2 बार ई नॉट हुआ है, लेकिन यहां से लेकर वहीं तक 4 बार पी नॉट हुआ है। पी नॉट 4 बार, 1 2 3 4। पी नॉट कितना है? दिस इज पी नॉट, मैक्सिमम पावर पी नॉट। समझे? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0। अरे सर, अरे अरे सर, कैसे? अबे पहले ही सिखाया तुमको, पीआई क्या है? साइन 2 ओमेगा टी डी टी है कि नहीं? साइन 2 ओमेगा टी डी टी को आप अगर 1 साइकिल में
इंटीग्रेट करेंगे तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, कुल मिला के 0, है ना। सिखाया था ना आपको कि साइन एन ओमेगा टी भी अगर रहा या कॉस भी अगर रहा और आप उसको 0 to t अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 0 आंसर आ जाएगा। तो बेटा एवरेज पावर 0 आया। इसका मतलब ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, सुनो। तुम अगर एक ट्यूबलाइट यूज कर रहे हो जिसके बीच में क्या यूज कर रहे हो, ट्यूबलाइट, जिसके बीच में एक चोक कॉइल होता है, जिसका मतलब इंडक्टर होता है, चोक कॉइल, समझे। तो उसमें, उस ट्यूबलाइट में फिर क्यों लिखा रहता है 15 वाट या 16 वाट या 20 वाट? उस ट्यूबलाइट को जब आप दिन भर 8 घंटे यूज करते हैं तो महीने भर में क्यों इसका बिल आ जाता है 200 रुपए? क्यों आ जाता है? जब पावर इसका 0 है, जब हर एक साइकिल का पावर एवरेज अगर 0 है, तो फिर क्यों, क्या वो आपको इंस्टेंटेनियस पावर का पैसा काट रहा है? गलत बात। ऐसा घटिया सोच लाइएगा भी मत। इंस्टेंटेनियस कभी पूरा खर्चा नहीं दे सकता, पूरा खर्चा तो एवरेज से ही निकलता है। तो फिर कैसे? अगर इसका एवरेज पावर 0 है तो ट्यूबलाइट पे 15 वाट क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चे लोग, हम लोग प्योर इंडक्टर पढ़ रहे थे, समझे। हम लोग प्योर इंडक्टर पढ़ रहे थे, समझ रहे ना आप बात को। हम लोग प्योर इंडक्टर पढ़ रहे थे और प्योर इंडक्टर में एवरेज पावर 0 होता है। बट इस दुनिया में कुछ तो प्योर है ही नहीं, है कि नहीं? इस दुनिया में कुछ भी प्योर है? कुछ भी प्योर नहीं है। इंडक्टर भी प्योर नहीं है, किसी ना किसी मटेरियल से आपने उसको बनाया है, उसमें रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस का आपको पैसा भरना पड़ेगा। जो आपने कल के टॉपिक में पढ़ा था, एवरेज पावर कितना आया था, ERMS इंटू IRMS, समझे। तो कितना पैसा भरना पड़ेगा जब इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों साथ में रहेगा, यह हम बाद में पढ़ेंगे। LR सर्किट का पावर कितना होगा, LR सर्किट, समझे ना बात को। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडक्टर। कितना समय हो गया है? बहुत समय हो गया है। अब हम लोग प्योर कैपेसिटर के लिए कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। एनसीईआरटी से ग्राफ वगैरह सब देख लीजिए, ठीक है। जो जो ग्राफ दिया हुआ है, फेज डिफरेंस क्या क्या दिया हुआ है, ये जो ग्राफ है, ऐसा ग्राफ एनसीईआरटी में भी है, इसको समझने का कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी का अंदर का जो सब्जेक्ट में जो लिखा हुआ है, कंटेंट में जो लिखा हुआ है, उसको समझना तभी पॉसिबल होता है जब आप समझना चाहते हैं, समझे। किसी मजबूरी से अगर पढ़ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी का लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा। यू हैव टू बिकम वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ एनसीईआरटी। बाप रे, तो भारी भारी डायलॉग मार रहे सर आप। ठीक है, चलिए बाय।